हेलो क्लास 10th स्टूडेंट, कैसे हो बेटा आप लोग? अच्छे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आपको क्या करा रहे बेटा? आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करा रहे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करना आपने, और ये चैप्टर बड़ा ही डीपली करना है क्योंकि केमिस्ट्री के आगे के सारे चैप्टर इसी के बेस्ड हैं। बेस्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपको रिएक्शन और इक्वेशन बनानी आ जाएंगी। अगर आपने इसमें रिएक्शन और इक्वेशन सीख लिए तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं तो बेटा आगे की चैप्टरों में आपको बहुत सारी रिएक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो रिएक्शन आपने बड़े ही अच्छे से समझने हैं, चैप्टर बड़ा अच्छा समझना है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो बनेगा आपका चैप्टर से वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम शुरू करते हैं आपका नया चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहली बात आती बेटा केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करता हूं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन, देखो भाई, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी, जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं। न्यू क्या बनते हैं? न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टी। तो न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। जैसे मैं बात करता हूं कि आप दूध है, दूध, मिल्क है, मिल्क से आप चाय बनाते हो दूध से चाय। ठीक है, अब मैंने दूध से फॉर्मेशन कर दी दही की, दही बनाया, तो क्या मैं दही से भी चाय बनाऊंगा? नहीं बनाऊंगा, क्योंकि दही की प्रॉपर्टी दूध से क्या हो गई? अलग हो गई। तो उसकी प्रॉपर्टी, दूध की प्रॉपर्टी दही से बिल्कुल अलग हो गई ना, तो वो दूध अलग चीज हो गई और दही क्या हो गई? अलग। हालांकि बने एक ही चीज से हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग हो गई। तो दूध से दही बनना भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, दही बिल्कुल नया हो गया विद न्यू प्रॉपर्टी, जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल पहले से क्या हो गई? अलग हो गई। तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फिर बताता हूं आपको, केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं बेटा कि केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज, जिसमें केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है। केमिकल चेंज भी यही होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। और मैं एग्जांपल लेता हूं, डाइजेशन ऑफ फूड। हमने खाना खाया, तो जो हमने खाना खाया और जो एक्सक्रीट करा, दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई? बिल्कुल अलग। तो डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। जैसे फोटोसिंथेसिस, ये भी एक केमिकल रिएक्शन में आ जाता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, ये सबको मिला, या मिनरल्स चाहिए। इन सबको मिला के जो फूड बना वो, और इन सब की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या हो गई? अलग हो गई। ठीक है, मेकिंग ऑफ टी, चाय का बनना, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। देखो आप, हमने दूध डाला, उसमें चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, पानी डाला, गैस जलाया, अलग बात है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर जो चाय बनी, आहा, गरम गरम चाय। ठीक है, तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो गई। क्या? चाय की प्रॉपर्टी अलग हो गई और बाकी इन सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग हो गई। ये बात आ रही समझ में कुछ? और हम ले लेते हैं कुकिंग ऑफ फूड। आपने सब्जी बनाया, नमक मिर्च मसाले जो भी डाला, वो और जो आपके पास बना, उन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अलग हो गई। सो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी। जैसे मैं बोलूंगा, मैंने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन के साथ हमारे पास ऑक्सीजन मिल गया और ये बन गया वाटर। तो देखो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, देखो ये दोनों हमारे पास गैस है, और इससे जो बना हमारे पास लिक्विड बन गया, पानी। तो दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो गई। इनकी प्रॉपर्टी गैस की है और ये हमारे पास लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग है। तो मेरे ख्याल से आपको डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी, सिंपल है डेफिनेशन। हाँ बेटा, एक चीज और बता रहा हूं कि इसके बाद में इसके जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसमें आपको पीडीएफ फाइल दे रहा हूं क्वेश्चंस की, तो आपने वो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जितने मैं कराऊंगा, जितना कराऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, तो वो आपने करने हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस हो गया इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी, जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और नई प्रॉपर्टी बनती है। ठीक है, एक छोटी सी और चीज याद रखनी है हमने कि इन केमिकल रिएक्शन नो न्यू सब्सटेंस अपीयर और डिसअपीयर। मतलब क्या हुआ कि मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनाया। ठीक है, बाद में बैलेंस का नाम सीख लेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर मैंने पानी बनाया, वाटर बना। तो यहां पर जितने यहां पर है, अगर यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा, मतलब कोई नया नहीं आएगा। ऐसे नहीं होगा कि नाइट्रोजन अपनी तरफ से आ गया।
ऐसे नहीं होगा। तो कोई भी नया सब्सटेंस ना तो अपीयर होता है और ना ही यहां से कोई सब्सटेंस क्या होता है, डिसअपीयर होता है। ऐसे नहीं कि यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन आया ही नहीं, तो ऐसे नहीं होता। मतलब जहां जितने यहां रहेंगे उतने यहां पर भी मिलेंगे। तो नो न्यू सब्सटेंस अपीयर एंड डिसअपीयर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि इसमें ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं और न्यू बॉन्ड जो होते हैं फॉर्म होते हैं, वो हम बाद में बताएंगे कैसे। फिलहाल बेसिक्स चलते हैं हम। केमिकल रिएक्शन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी, या हम बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन फटाफट बताओ जरा 5 एग्जांपल। डाइजेशन ऑफ फूड, भाई सही बोल रहे हो। कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है। मेकिंग ऑफ टी, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, बिल्कुल, है ना। बाकी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर, ये हो गया। फोटोसिंथेसिस हो गया। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर आपको। उसके बाद आते हैं हमारे पास एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपने 5 एग्जांपल तो सुनी लिए, है ना। अब आता है रिएक्टेंट। देखो जी, अगर मैं बात करता हूं, कुछ भी एक मैंने बात कर ली फिलहाल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी डिस्कस करेंगे हम इसको। अगर मैंने मान लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर H2O। बाद में हम इसको बैलेंस करना, भी पूरे चैप्टर में ये सीखना, बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत आगे के लिए केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, क्या होता है मैग्नीशियम, अभी चलते हैं। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट 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 का मतलब हो गया कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनसे केमिकल रिएक्शन शुरू हो रहा है। जैसे अगर मैं इनको बात करूं तो ये भी हमारे पास क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। तो हम बोलेंगे सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, जहां से केमिकल रिएक्शन शुरू होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या बनेगी कि सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। कौन सी साइड में लिखे जाते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट। यहां तक क्लियर? जो केमिकल रिएक्शन के बाद यहां पर बनता है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आर दो सब्सटेंस, वो सारे सब्सटेंस प्रोडक्ट्स होते हैं विच फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के बाद बन रहे हैं, या जिनका जो केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसके बाद जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं हम क्या? प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन पता चल गया आपको? केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट पता चल गया। दोज सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड दे आर रिटन लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, देखो ये दोनों हिस्सा ले रहे हैं, इन दोनों से शुरू हो रहा है केमिकल रिएक्शन, तो पार्टिसिपेट हो गया, है ना। प्रोडक्ट क्या हो गया? विच फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन या आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के बाद जो बनता है दैट इज नॉन प्रोडक्ट। तो सब्सटेंस विच फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन जिसको प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यहां तक आ गया। अब आते हैं हम मैग्नीशियम। अब बात आती है कि मैग्नीशियम है क्या। मैग्नीशियम हमारे पास है, अगर मैं बात करता हूं बेटा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक सिल्वर वाइट कलर का मेटल है। मैग्नीशियम इज अ सिल्वर वाइट कलर मेटल। सिल्वर वाइट कलर जैसे चांदी होती है ना, चांदी आपने देखे होंगे, चांदी के मम्मी की पायल देखी होगी, बिच्छू देखे होंगे, जो भी चांदी की चीजें देखी होंगी, चांदी की चम्मच कटोरी देखी होंगी, तो चांदी की तरह का एक सिल्वर, बिल्कुल सिल्वर वाइट कलर का एक मेटल होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज अ सिल्वर वाइट कलर मेटल। और मैग्नीशियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 12, ये तो आपको पता ही है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे 20 तक आपने 9th में याद किए थे। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारे पास? 12 है। यहां तक क्लियर? अब मैग्नीशियम जो होता है, अगर मैं साइंस लैब की बात करूं, साइंस लैब, तो साइंस लैब में ये रिबन की फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? रिबन। इस टाइप का होता है मैग्नीशियम रिबन। साइंस लैब में मैग्नीशियम जो होता है वो रिबन की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बात आगे समझ में कि मैग्नीशियम इज अ सिल्वर वाइट कलर मेटल, एटॉमिक नंबर इज 12 एटॉमिक नंबर है, एंड इन साइंस लैब मैग्नीशियम इज फाउंड इन रिबन फॉर्म। ठीक है, जब इस रिबन को जलाते हैं तो एक व्हाइट पाउडर बन जाता है।
जब इस रिबन को जलाते हैं तो व्हाइट पाउडर फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी चलते हैं उस पे। जब इस रिबन को जलाते हैं तो ये डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। कौन सी फ्लेम? डेजलिंग। डेजलिंग फ्लेम का मतलब पता है आप लोगों को? किसी को नहीं पता? कौन बोल रहा है नहीं पता? सबको पता है। डेजलिंग फ्लेम वो होती है, जैसे आपने पटाखा जलाया, पटाखा उसकी सुर्री होती है ना, सुर्र जलती जो आगे वाली, ये हम बोलते हैं फुलझड़ी। देखिए फुलझड़ी, जैसे फुलझड़ी जब जलती है तो उससे जो फ्लेम आती है, जो रोशनी आती है, उसको बोलते हैं हम डेजलिंग फ्लेम। जैसे फुलझड़ी जलाई मैंने दिवाली में, तो उससे जो आगे रोशनी आती वो दैट इज नॉन डेजलिंग फ्लेम। तो उसी फ्लेम के साथ मैग्नीशियम जलता है। मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग फ्लेम। किस फ्लेम के साथ जलता है ये? डेजलिंग फ्लेम। ठीक है। अब यहां पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई वी शुड कीप अवे बर्निंग मैग्नीशियम रिबन फ्रॉम द आईज। हमें आंखों से दूर क्यों रखना चाहिए? जो जलता हुआ मैग्नीशियम रिबन है उसको आंखों से दूर क्यों रखना चाहिए? इसलिए रखना चाहिए, आंसर यहीं से आ गया, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम बर्न विद डेजलिंग फ्लेम एंड विच इज हार्मफुल फॉर आवर आईज। हमारे आंखों के लिए वो क्या है? हार्मफुल है। पता चल गया आपको? तो मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग फ्लेम। यहां तक आ गया। जब इस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ना बेटा, तो जलाने से पहले क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इसको जलने नहीं देती। जैसे मैं बोलूं आयरन, आयरन के ऊपर रस्टिंग होती ना, जंग लगा होता ना आयरन की चीजों के ऊपर, ऐसे ही मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटेड होती बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। किसकी होती है? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर है तो जो इसको जलने नहीं देती। बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की में क्या होता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि मैग्नीशियम के ऊपर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो उसको जलने नहीं देती। अब क्या करते हैं, अगर मेरे को मैग्नीशियम रिबन को जलाना है ना, तो पहले सैंड पेपर से उसको साफ करते हैं। सैंड पेपर आपने देखा होगा, जब हमारे घरों में सफेदी होती है तो एक रेगमार होता है जिससे दीवारों को साफ करते हैं ऐसे करके, या दरवाजों को उसकी सफाई करते हैं। देखा होगा, सैंड पेपर बोलते हैं उसको, रेगमार बोलते हैं हिंदी में, है ना। एक कागज का सा होता है गत्ता सा, और उससे साफ करते हैं दीवारों को, तो उसको बोलते हैं सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो पहले सैंड पेपर से साफ किया जाता है। साफ इसलिए किया जाता है क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है किसकी? बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो उसको जलने नहीं देती, है ना। तो इससे भी कई बार मैंने क्वेश्चन देखा बोर्ड में कि व्हाई मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग इट। जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है? बिकॉज इट कंटेन अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट विच अपोजिट टू बर्निंग। वो उसको जलने नहीं देती। यहां तक आगे बात समझ में? यहां तक फटाफट समझो मैंने क्या बताया आपको। सबसे पहले मैंने बताया केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टी, उनको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन बहुत सारे हो गए, डाइजेशन ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और कुकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ टी, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, है ना, मेकिंग ऑफ टी। ये सारे क्या हो गए हमारे पास? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है। उसके बाद रिएक्टेंट बताए थे मैंने कि वो सब्सटेंस, जैसे मैंने बताया मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन में तो वो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। कैसा पाउडर होता है? व्हाइट कलर का पाउडर। ठीक है जी। तो मैग्नीशियम जब होता है, जब वो जलता है किसमें? ऑक्सीजन में, तो वो बनाता हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर पाउडर। तो रिएक्टेंट मैंने बताया दिया ये वाले, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मैंने बता दिया विच फॉर्म आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोडक्ट। ये बता दिया। मैग्नीशियम अभी बताया आपको, इट इज अ सिल्वर व्हाइट कलर मेटल। एक मेटल है, मेटल 12वें नंबर पे आता है ना, एलिमेंट में 12वें नंबर पे मेटल है, सिल्वर व्हाइट कलर का, चांदी जैसा है। और साइंस लैब में किस फॉर्म में होता है? रिबन की फॉर्म में होता है मोस्टली। डेजलिंग फ्लेम, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है, चकाचौंधिया रोशनी बोलते हैं हिंदी में, जैसे फुलझड़ी की रोशनी। और इसीलिए इसे आंखों से थोड़ा दूर रखना चाहिए क्योंकि ये लाइट हमारे आंखों के लिए हार्मफुल होती है। इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसको साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, वो उसको जलने नहीं देती। तो यहां तक कंसेप्ट क्लियर। इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी मैंने दो चीज को, दो सब्सटेंस को रख दिया, अब मेरे को कैसे पता चलेगा इनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी खूबी
तो कैसे मेरे को, मानो मैंने दूध को रख दिया, अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन इसके बीच में होकर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है। मैं खाना बना रहा हूं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि खाना बना या नहीं, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि वो खूबियां जिनसे हमें पता चले। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है केमिकल रिएक्शन की, देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। एवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो गैस इवॉल्व होगी, गैस निकलेगी, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो गैस निकलेगी कोई ना कोई। फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट या पीपीटी बनेगा, अभी आते हैं इसके ऊपर क्या होता है ये। चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट। अब वन बाय वन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। दीज आर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। अब आता है पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस निकलेगी, इवॉल्व होगी। इवॉल्व मतलब होता है गैस निकलना, गैस का निकलना। अगर यहां से गैस निकली किसी से तो समझो केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक मैंने फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में मैंने H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रख दिया। भाई देखो 3 एसिड मेनली हम यूज करते हैं पूरी केमिस्ट्री में, मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा होता है हमारे पास H2SO4, ये होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा होता है HNO3 और ये होता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। तो जगह जगह हम इन 3 एसिडों की बात करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसमें 2 वर्ड हम यूज करते हैं, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। तो डाइल्यूट का मतलब होता है जिसमें डाइल्यूट किया गया, वाटर मिलाया गया है, जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में वाटर है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। और कंसंट्रेटेड जिसमें वाटर का अमाउंट मिनिमम है, यानी वाटर लगभग ना के बराबर है, उनको बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो अगर मैं किसी एक फ्लास्क में डाइल्यूट, जितना भी हम एसिड यूज करते हैं ज्यादातर डाइल्यूट ही यूज करते हैं बेटा, कंसंट्रेटेड तो बहुत ज्यादा तेज होते हैं, उनको यूज नहीं करते हैं। किसी एक फ्लास्क में मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, क्या ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इस एसिड में अगर मैंने जिंक ग्रेन्यूल्स डाल दे, जिंक के ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स मतलब हो गए दाने, जिंक के दाने। मैंने इसमें H2SO4 लिया फ्लास्क में और उसमें कुछ जिंक के दाने डाल दिए, तो इससे एक गैस इवॉल्व होगी और उस गैस का नाम होगा हाइड्रोजन। अब सर कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन ही गैस है? देखो भाई 3 गैस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के पास जलती माचिस की तिल्ली ले जाएंगे तो बुझ जाएगी, क्योंकि वो फायर एक्सटिंग्विशर होती है, आग को बुझा देती है। ऑक्सीजन गैस के पास ले जाएंगे तो और ज्यादा ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी। और हाइड्रोजन के पास हमने तिल्ली ली, आग लगाई तो पट की आवाज से जलती, पॉप साउंड के साथ जलती है, पट आवाज आती है। तो ऐसे पता चल जाता है ये हाइड्रोजन गैस है। तो अगर आता है क्वेश्चन, कैसे आता है सर? क्वेश्चन आता है राइट द एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन ऑफ गैस। राइट द एग्जांपल ऑफ एवोल्यूशन गैस। हम बोलेंगे व्हेन वी ऐड जिंक ग्रेन्यूल्स, जब हम जिंक के ग्रेन्यूल्स ऐड करेंगे इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में, देन हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, बनाता क्या है ये बनाता जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस में क्या निकालता है? हाइड्रोजन गैस। तो पहले तो लिखना पड़ेगा आपको, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स इज एडेड टू डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। क्या इवॉल्व करता है ये? हाइड्रोजन। फिर आप रिएक्शन चाहो तो ये लिख सकते हो, है ना। यही एग्जाम्पल हमारा चेंज इन टेम्परेचर में भी आ सकता है, और भी आ सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल को इन 2 जगह हम यूज कर सकते हैं। जब मैं जिंक ग्रेन्यूल्स में ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रख दूं, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रख दूं, तो इस फ्लास्क का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है ये। तो ये एग्जाम्पल मैं इसके लिए भी बोल सकता हूं, चेंज इन टेम्परेचर। मैं बोलूंगा व्हेन वी ऐड जिंक ग्रेन्यूल्स इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क इंक्रीज। फ्लास्क का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात आ गई सबको समझ में। पहला पता चल गया इवोल्यूशन ऑफ गैस, जिंक ग्रेन्यूल्स प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है, दूसरा हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को हम पीपीटी भी बोलते हैं बेटा, पीपीटी, प्रिसिपिटेट। अब पीपीटी या प्रिसिपिटेट है क्या? प्रिसिपिटेट एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। जैसे आपने कोलगेट देखा, कोलगेट, तो कोलगेट ना तो सॉलिड में आ गया ना लिक्विड में आ गया, लगभग, है ना। तो सेमी सॉलिड एक पेस्ट हो गया वो। तो इसी टाइप का प्रिसिपिटेट एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस है। लेकिन जो प्रिसिपिटेट होता है वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं, घुलता नहीं पानी में,
उसे कितना भी घोलो, जैसे जेली होती है आपकी चेरी, उसी टाइप का होता है, उसे घोलो 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 लेकिन नहीं घुलता। तो प्रिसिपिटेट इज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। बताओ जरा क्या बोला मैंने प्रिसिपिटेट की डेफिनेशन, आप लोग बताओ जरा। प्रिसिपिटेट इज अ सेमी सॉलिड सब्सटेंस, सेमी सॉलिड है, ना सॉलिड ना लिक्विड, सेमी सॉलिड सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो वाटर में इनसॉल्युबल है, घुलता नहीं है, उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। क्या बोलते हैं हम? प्रिसिपिटेट। अब बताना है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, यानी अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा तो हो सकता है प्रिसिपिटेट बन रहा हो, ठीक है। तो इसमें आता है पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड और ये लेड नाइट्रेट को मिलाएंगे, देन इट गिव्स येलो कलर पीपीटी। येलो कलर का प्रिसिपिटेट देता है। कौन से कलर का देता है? येलो कलर का। और जो येलो कलर का होता है ये होता है हमारे पास लेड आयोडाइड का। किसका होता है बेटा? लेड आयोडाइड, ठीक है। ये बात आगे समझ में। पोटेशियम आयोडाइड को जब लेड नाइट्रेट में मिलाते हैं तो येलो कलर पीपीटी आता है। ये तो इसका एग्जांपल आ गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन लिखने को भी आती है। तो पोटेशियम आयोडाइड KI, देखो भाई पोटेशियम के सिंबल होता है, बैलेंसी इसकी 1 होती है, आयोडीन की भी 1 होती है, 1 से 1 कटा तो KI बन गया हमारे पास, ठीक है। प्लस लेड नाइट्रेट, PB होता है लेड और नाइट्रेट होता है NO3 और PB की वैलेंसी होती है 2 और इसकी 1। ये हम रिएक्शन आगे सीखेंगे, डोंट वरी, इनके बारे में कुछ मत सोचो, अभी याद कर लो, आगे रिएक्शन ही रिएक्शन सिखाऊंगा ढंग से। इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये बनाएगा हमारे पास PBI, ये बना हमारे पास लेड आयोडाइड, तो यहां 2 आएगा इसकी वैलेंसी, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, तो ये बना हमारे पास व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट इट फॉर्म किसका बना? ये लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड का येलो कलर का पीपीटी होता है। ये कौन से कलर का होता है? येलो कलर पीपीटी, प्रिसिपिटेट। तो आप अगर रिएक्शन ना भी लिखो फिलहाल, अगर पूछेगा तो लिखनी पड़ेंगी, आगे हम सीख लेंगे इनको बनाना। पर फिलहाल हमने क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का एग्जांपल हो गया पोटेशियम आयोडाइड, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट इट फॉर्म येलो कलर पीपीटी। और पेपर में ज्यादातर रिएक्शन ही आती है, वो आगे सीखेंगे, लेकिन ये हमारे पास इसकी रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास चेंज इन कलर। देखो भाई चेंज इन कलर में भी आप ये एग्जांपल बोल सकते हो। कैसे? पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस, और लेड नाइट्रेट भी कलरलेस होता है। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस सॉल्यूशन रिएक्ट विद लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन इट फॉर्म येलो कलर लेड आयोडाइड। तो चेंज इन कलर का एग्जांपल हो गया ना, कलर चेंज हो गया। ये हमारे पास क्या है? कलरलेस। ये हमारे पास क्या है? कलरलेस। और ये जब बना हमारे पास किसका बन गया? येलो कलर। तो आप चेंज इन कलर में ये एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल की बात करूं मैं चेंज इन कलर में, तो चेंज इन कलर में आपने पोटेशियम, तो दूसरा और एग्जांपल हम इसमें क्या दे सकते हैं? आपने पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में सुना है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है एक ऐसा केमिकल होता है बेटा कि आप जैसे केमिकल, ये मेडिकल स्टोर पे मिलता है, एक छोटी सी डिब्बी मिलती है, उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, जैसे चीनी के दाने होते हैं ना, वैसे ही दाने होते हैं, छोटे छोटे। जब उनको पानी में डालो तो पर्पल कलर हो जाता है। बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक होती है। जब हम बचपन में कहीं चोट लग जाती थी ना, डॉक्टर के पास जाते तो एक लाल दवाई लगा देता था, हम सोचते थे लाल दवाई है, एक्चुअल में पोटेशियम परमैंगनेट से उसको साफ करता था। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक होता है, ये आपके डिटॉल, सेवलॉन, इनसे तो बहुत अच्छा होता है। तो आप दुकान में जाओ, मेडिकल स्टोर में छोटी सी डिब्बी आएगी, बोलना पोटेशियम परमैंगनेट दे दो। उन दानों को आप पानी में घोलोगे तो वो पर्पल कलर का हो जाता है। अच्छी एंटीसेप्टिक होती है, घर में रख सकते हो, खराब भी नहीं होती बहुत दिनों तक। तो इस पर्पल कलर में अगर मैं सिट्रिक एसिड डाल दूं, सिट्रिक एसिड किस में होता है? लेमन में, नींबू में, ये बहुत सारे खट्टे फलों में होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट में अगर मैं नींबू डाल दूं तो पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर जो होता है कलरलेस बन जाता है। तो हम ये एग्जांपल दे सकते हैं, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड इट्स पर्पल कलर डिसअपियर एंड बिकम्स कलरलेस। तो चेंज इन कलर हो गया ना, पर्पल कलर था और कलरलेस बन गया। तो आप ये वाला एग्जांपल भी दे सकते हो कि इसमें चेंज इन कलर में। समझ में आया? पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड, लेमन जूस में होता है, इट बिकम्स कलरलेस।
तो ये हो गया हमारे पास चेंज इन कलर का। अब आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर में देखो भाई, आप ये वाला एग्जांपल भी दे सकते हो, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड द टेम्परेचर ऑफ फ्लास्क इंक्रीज। या आप दे सकते हैं क्विक लाइम का। क्विक लाइम आप लोगों ने सुना होगा, क्विक लाइम। देखो भाई, जब हम पहले ना घरों में सफेदी करते थे, व्हाइट वॉश, तो बाजार जाते थे, चूना लाते थे, चूना पत्थर बोलते थे हम उसको उस समय, लाइमस्टोन, पानी में डालते थे, ऊपर से पानी डाल दिया, ये चूना एक ड्रम में डाला, ऊपर से पानी डाल दिया, फिर वो खौलता था, उबलता था, है ना। जब वो ठंडा हो जाता था उसको छान के घरों में सफेदी करते थे। एक्चुअल में व्हाइट वॉशिंग वही है, ठीक है। तो वो क्विक लाइम को जब पानी में डालते हैं तो उबलता है, बॉयल होता है, बहुत ज्यादा खौलता है, बहुत ज्यादा हीट निकालता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है। तो हम ये एग्जांपल भी देख सकते हैं, व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर इट इवॉल्व हीट, तो हीट इवॉल्व करती चेंज इन टेम्परेचर का आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास अगला चेंज इन स्टेट। बहुत सिंपल है, स्टेट का मतलब हो गया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड या गैस, यानी सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में चेंज होने को हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। सिंपल सा एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल हमारे पास किस स्टेट की होती है? सॉलिड स्टेट की। जब उसको जलाते तो वो लिक्विड है गैस में चेंज हो जाती, वैक्स आता है लिक्विड और बाकी वेपर हो जाता तो गैस। और भी बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो चेंज इन स्टेट के, तो आप लोग, है ना। तो ये आपका यहां तक का था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। हमने जो पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ गैस पढ़ा, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। पीपीटी मैंने बताया आपको, प्रेसिपिटेट सेमी सॉलिड सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर। और इसका था पोटेशियम आयोडाइड प्लस लेड नाइट्रेट गिव्स लेड आयोडाइड येलो कलर पीपीटी, है ना। वो जो पीपीटी होता है वो पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। चेंज इन कलर का मैंने आपको बताया, या तो यही दे दो, पोटेशियम आयोडाइड कलरलेस सॉल्यूशन, लेड नाइट्रेट कलरलेस सॉल्यूशन एंड इट फॉर्म येलो कलर पीपीटी, चल जाएगा ये भी। ये पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट विद सिट्रिक एसिड दैट एड्स पर्पल कलर डिसअपियर एंड बिकम्स कलरलेस। चेंज इन टेम्परेचर आपको आ गया, या तो ये वाला दे दो इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, क्योंकि जब जिंक ग्रेन्यूल्स को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता फ्लास्क का। या क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। चेंज इन स्टेट, बर्निंग ऑफ कैंडल हो गया, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया, बहुत सारे आप एग्जांपल यहां तो दे सकते हो। तो ये चैप्टर आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम रिएक्शन सीखेंगे, बहुत सारी चीज सीखनी इसमें। इस चैप्टर को बिल्कुल क्लियर कट करो, मेरी वीडियो देखते रहो। अब ये पार्ट फर्स्ट है, फिर मैं पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड ऐसे वीडियो डालूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो जल्दी से कर दो बेटा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बेटा।